हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अख्तर लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस यानी कि विज्ञान के अध्याय 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन सबको इसमें कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अम्ल का, क्षारक का और लवण का। तो अम्ल की बात की जाए तो जो नींबू का रस होता है वो अम्ल होता है। तो इसका रस कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं वह खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल की एक पहचान यह है कि वह खट्टा होता है। क्षारक का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, साबुन का। ये एक क्षारक है और इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और इसका घोल कैसा होता है? फिसलन जैसा होता है, फिसलन भरा होता है, यानी कि चिकनाहट होती है। और लवण का एग्जाम्पल दिया है नमक का। तो लवण का एग्जाम्पल है नमक। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए हमारे अम्ल, क्षारक एवं लवण के। अब इन तीनों टॉपिक पर हम पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल क्या है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि अम्ल क्या है, तो अम्ल की परिभाषा ये हो जाएगी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। यानी कि जब इनको पानी में डाला जाता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब इसके कुछ सामान्य गुण की बात कर ली जाए। अगर पूछ ले कि एग्जाम में कि अम्लों के कुछ सामान्य गुण बताइए, तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि उनका खट्टा स्वाद होता है, जैसे नींबू का रस या सिरका। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये नीले लिटमस कागज़ को लाल कर देते हैं, कि अगर इसमें नीला लिटमस कागज़ डाला जाए तो क्या होगा? लाल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा एसिड है, अम्ल है, इसमें हम नीले लिटमस कागज़ को डाला हमने, तो क्या हुआ? जितना हिस्सा इस अम्ल में पड़ रहा है वो लाल हो जा रहा है। तो इसकी ये पहचान है अम्ल की कि इसमें नीले लिटमस कागज़ को डालते हैं तो लाल हो जाता है जितना हिस्सा अम्ल में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जब अम्ल पानी में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं, जिससे घोल अम्लीय हो जाता है। तो ये कुछ सामान्य गुण हो गए। लिखने के लिए आ जाए तो इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब उदाहरण की बात करते हैं, हम लोग के कुछ उदाहरण की। तो इसके उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3, और साइट्रिक अम्ल, जो नींबू और संतरे में पाया जाता है। ये कुछ उदाहरण हो गए। अगर उदाहरण लिखने के लिए आ जाए तो इनको हम लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या क्या देखा? परिभाषा देखा कि अम्ल किसे कहते हैं, और उसके कुछ सामान्य गुण देखे और उदाहरण देखे। ठीक है, अब कुछ प्राकृतिक अम्लों की बात करें तो सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ठीक है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और यहाँ पर नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक जो होता है, जो काले कलर की होती है, काट लेने पर बहुत जलन होती है, दर्द होता है, तो किस वजह से होता है? मेथेनोइक अम्ल वहाँ से निकलता है उनके डंक से। उसी तरीके से नेटल का डंक, यानी कि नेटल एक पौधा होता है जिस पर रोंवें होती हैं, रोंवें लग जाने की वजह से दर्द होता है डंक जैसा। तो उससे वजह क्या है? वहाँ से उस रोंवें से मेथेनोइक अम्ल निकलता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल लग जाने की वजह से जलन महसूस होती है या खुजलाहट होती है। तो कुछ प्राकृतिक ये अम्ल हैं, एग्ज़ाम में आते हैं कि कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम बताइए और किस में वो पाए जाते हैं। ठीक है, या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में, नींबू में, चींटी या नेटल का डंक। ये सारी पॉइंट्स एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अम्ल की बात हो गई, अब क्षार की बात करते हैं कि क्षार क्या है। तो अगर परिभाषा की बात की जाए कि अम्ल या क्षार की परिभाषा बताइए,
तो क्षार वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं, यानी कि OH- आयन छोड़ते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके भी सामान्य गुण पूछ सकता है कि क्षारों के कुछ सामान्य गुण लिखिए। तो क्षारों के कुछ सामान्य गुण ये हो सकते हैं कि उनका कड़वा स्वाद और साबुन के घोल की तरह फिसलन भरा महसूस होता है। इनका स्वाद कड़वा होता है और इनका जो घोल होता है जैसे साबुन के घोल की तरह होता है, ठीक है। और ये लाल लिटमस कागज़ को नीला कर देते हैं। अगर लाल लिटमस कागज़ को लिया जाए और उसको क्षार में डाला जाए तो जितना हिस्सा उसमें पड़ेगा वो नीला हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है क्षार की, ठीक है। अब अगले पॉइंट की बात की जाए तो जब क्षार पानी में घुलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं, OH- आयन छोड़ते हैं, जिससे घोल क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है। अगर उदाहरण पूछ दे कि कुछ उदाहरण बताइए, तो कुछ सामान्य उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं क्षार के। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है CaOH का 2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH का 2S, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NH4OH। तो ये कुछ सामान्य उदाहरण हो गए, एग्जाम में लिख सकते हैं अगर लिखने के लिए आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि क्षार की परिभाषा, कुछ सामान्य गुण और उदाहरण, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं, मेटल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातु अम्लों से हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करके लवण बनाती है। यानी कि अगर अम्ल में धातुओं को मिला दिया जाए तो क्या क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के बात की जाए तो यहाँ पर H2SO4 में अगर जिंक मिला दिया जाए तो क्या होगा, जिंक सल्फेट लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। उसी तरीके से कुछ धातुएं क्षारक से भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती हैं। जिस तरीके से अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, उसी प्रकार कुछ धातुएं भी क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा एक जिंकेट जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक जब धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और लवण बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रायोगिक चित्र, प्रैक्टिकल चित्र है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो ये हमारा एसिड है, एक परखनली है, टेस्ट ट्यूब है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अम्ल डाला गया है। उसके बाद इसमें क्या क्या किया कि दानेदार जिंक के टुकड़े को इसमें डाला गया। तो जिंक चूंकि धातु है तो यहाँ पर धातु हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी रिएक्शन करके अम्ल से। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके जिंक क्या करेगी, सोडियम जिंकेट बनाएगी, सोडियम जिंकेट लवण और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इसके माध्यम से होते हुए साबुन के यहाँ पे साबुन का घोल है उसमें से गुजारा जाएगा और यहाँ से फिर बाहर निकलेगी। तो ये जांच करने के लिए कि क्या ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर मोमबत्ती वहाँ पर मोमबत्ती की लौ लगाई जाए तो जब हाइड्रोजन गैस मोमबत्ती की लौ पर पड़ेगी तो फट फट की आवाज़ से जलेगी। तो ये एक पहचान है हाइड्रोजन गैस के मौजूद होने की, ठीक है। तो यहाँ पर फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है, उसका दहन होता है, ठीक है। तो ये प्रायोगिक चित्र है। तो ये बात हो गई हमारी अम्ल और क्षारक की धातु से अभिक्रिया की। अब बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट के उदाहरण की बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम धातु है तो सोडियम धातु का कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण ले लिया जाए NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह के कार्बोनेट अगर हों तो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं। पहले प्रायोगिक चित्र समझते हैं, उसके बाद रिएक्शन को देखेंगे कैसे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्नावली है जिसमें क्या लिया गया, सोडियम कार्बोनेट डाला गया है, ठीक है। और इसमें अम्ल यानी कि अम्ल में सोडियम कार्बोनेट को डाला गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जब अम्ल और कार्बोनेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रश्नावली से प्रवाहित होती हुई इस प्रश्नावली में आएगी, ठीक है। तो इसकी पहचान करने के लिए कि क्या प्रश्नावली के माध्यम से जो गैस आई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है,
इसकी पहचान करने के लिए हम किस में इस गैस को प्रोवाइड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो समझ जाएंगे कि हाँ, इस प्रणाली से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर आई है। ठीक है, तो वही चित्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। तो जब गुजारेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो अब जो है रिएक्शन पर आते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या 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 बनता है। तो धातु कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेट का, तो लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा। सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है, खाने वाले नमक का, जो भोजन में इस्तेमाल करते हैं, ये लवण बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, उसी तरीके से धातु धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ मिलाएंगे, अम्ल में मिलाएंगे तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। दोनों हालत में सेम चीज बनेगी। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको काट देते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब अम्ल के साथ हमने रिएक्शन कराया तो NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बन रही है, इसकी पहचान हम लोगों ने समझा कि कैसे करें। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो उत्पादित यानी कि बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी है, बुझे हुए चूने का, तो जब इससे प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट किस किस रूप में पाया जाता है, तो चूने के पत्थर के रूप में, क्योंकि चूने का पत्थर का सूत्र भी वही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। खड़िया का भी यही सूत्र होता है CaCO3, और संगमरमर का भी यही सूत्र होता है CaCO3। ये तो बात हो गई अम्ल और क्षार की, और कैसे वो रिएक्शन करते हैं किसी धातु से, या धातु कार्बोनेट से, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच पैमाना की, पीएच पैमाना की। ठीक है, तो पीएच पैमाना हमें ये बताता है कि कोई चीज़ अम्ली है या क्षारी है या उदासीन है। ठीक है, तो ये पीएच पैमाना 0 से 14 के बीच होता है, यानी 0 से 14 तक की संख्याओं के द्वारा पीएच मान बताया जाता है, और यह हमें बताता है कि कोई चीज़ अम्ली है, क्षारी है या उदासीन है। ठीक है, तो अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। उदासीन का मतलब न तो अम्ली होना न तो क्षारी होना। ठीक है, जैसे आसूत जल, यानी कि जो भाप वाला जल होता है, वो न तो अम्ली होता है न तो क्षारी होता है, वह उदासीन होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है तो पदार्थ क्या होगा, अम्ली माना जाएगा। और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो पदार्थ कैसा माना जाएगा, तो पदार्थ क्षारी माना जाएगा, बेसिक माना जाएगा। तो यहाँ पर 7 से कम पीएच वाला एक उदाहरण ले लेते हैं, नींबू का रस, जिसका पीएच मान 2 होता है, क्योंकि ये 7 से कम है पीएच मान इसका, तो ये अम्ली है। ठीक है, नींबू का रस। और साबुन का घोल का पीएच मान 12 होता है, लगभग 12 के बराबर होता है, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्षारी होगा। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 7 संख्या बनी हुई है, अगर 7 संख्या पर है किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन होगा, जैसे शुद्ध जल, यानी कि आसूत जल, भाप वाला जल। लेकिन जैसे जैसे इधर कम होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो ये अम्ली होंगे, यानी कि 7 से कम होंगे तो अम्ली होगा। जैसे जठर रस, यानी कि जो आमाशय में, यानी कि पेट में जो रस बनता है भोजन को पचाने में, तो उसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है, 1.2 होता है। चूँकि ये 7 से कम है तो इसका मतलब ये अम्ली होता है। उसी तरीके से नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान लगभग 2 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और रक्त यानी खून का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि 7.4 होता है। तो इसका मतलब कि जो हमारा रक्त होता है वो क्षारी प्रकृति का होता है। ठीक है, उसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की जाए तो इसका पीएच मान 10 होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH, ये क्षारी होता है। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की बात की जाए तो इसका पीएच मान लगभग 14 होता है, इसलिए क्षारी माना जाता है। तो पीएच मान अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पीएच मान क्या होता है।
तो ये 0 से 14 के बीच की संख्याओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर है तो न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा, बल्कि उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अब कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले पदार्थों का पीएच मान देख लेते हैं। जैसे गैस्ट्रिक एसिड यानी कि जठर रस हम लोगों ने देखा, जो अमाशय में यानी कि पेट में बनता है भोजन को पचाने के लिए, तो उसका पीएच मान लगभग 1 के बराबर होता है। और लेमन जूस का पीएच मान यानी कि जो हमारा नींबू का रस होता है उसका पीएच मान लगभग 2 के बराबर होता है। एप्पल जूस का पीएच मान लगभग 3 के बराबर होता है। और टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का जो रस होता है उसका पीएच मान लगभग 4 होता है। उसी तरीके से ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है, ठीक है? और मिल्क का यानी कि दूध का पीएच मान लगभग 6 होता है। तो ये सब चूँकि 7 से कम है तो इनका पीएच मान क्या होगा, तो ये क्या होंगे, अम्लीय होंगे। इनका पीएच मान 7 से कम है तो ये अम्लीय होंगे, ठीक है? लेकिन प्योर वाटर की बात की जाए तो प्योर वाटर का पीएच मान 7 होता है, तो ये कैसा है, ये अम्लीय ये उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। एक की बात की जाए तो इसका पीएच मान 8 होता है, और ब्लैक और बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का पीएच मान 9 होता है। और हैंड सोप जो होता है, हाथ धोने के लिए जो सोप इस्तेमाल होता है, नल के पास रखा रहता है हाथ धुलने के लिए लगाकर, तो उसका पीएच मान 10 होता है, ठीक है? और उसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसके पीएच मान 12 होता है, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिसका पीएच मान 14 होता है। तो ये 7 से अधिक वाले हैं, 1 से लेकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड तक। तो ये सब क्या हैं, क्षारीय हैं, क्योंकि इनका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि पीएच मान क्या होता है। तो हम लोगों ने समझा कि यह किसी चीज़ को बताता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। अगर 7 से कम है पीएच मान किसी चीज़ का तो अम्लीय होगा, और अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और अगर 7 के बराबर है तो वह कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ तक बात हो गई अम्ल की, क्षार की, और उसके बाद पीएच मान की। अब बात करते हैं लवण की कि लवण क्या है। तो जब आप अम्ल और क्षार का आपस में रिएक्शन कराएँगे तो जल के साथ एक पदार्थ बनता है। जो पदार्थ बनेगा जल के साथ वही क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल के साथ जो यौगिक मिलता है वही लवण कहलाता है, ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं लवण को साल्ट। तो यहाँ पर अम्ल के तौर पर हम ले रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार ले लेते हैं। दोनों का आपस में रिएक्शन कराएँगे तो हमारा जल बनेगा और NaCl यानी कि नमक बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सफ़ेद कलर का दिखाया गया कि नमक बन रहा है और जल बन रहा है। तो यहाँ पर एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन कराएँगे तो एसिड से H+ निकलता है और क्षार से OH- निकलता है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके H2O बना लेंगे, जल बना लेंगे, और नमक बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है? तो ये बात हो गई लवण की कि लवण क्या है और कैसे बनता है, और यहाँ पर कुछ लवणों के उदाहरण दिए गए हैं, कुछ साल्ट्स के उदाहरण दिए गए हैं। सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र था NaCl, जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, खाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी एक हमारा लवण है। उसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है KNO3, ये भी एक हमारा सॉल्ट है, ठीक है? अब बात करते हैं अम्ल, क्षार और लवण के महत्व की। अम्ल, क्षार और लवण के महत्व की। तो यहाँ पर अम्ल की पहले बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है HCl। ये हमारे पेट में पाचन में मदद करता है, यानी कि जब हम खाना लेते हैं तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है कोशिकाओं के माध्यम से और भोजन में मिलकर भोजन को पचाता है। उसी तरीके से साइट्रिक अम्ल खाद्य और पेय पदार्थों में उपयोग होता है, ठीक है? साइट्रिक अम्ल जो नींबू में, संतरे में पाया जाता है। उसी तरीके से अम्ल विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। जब अम्ल को विलयन के रूप में होते हैं, यानी कि जैसे कि हम अम्ल को जल में मिलाएँ तो क्या होता है, वो आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि H+ आयन वहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से अम्ल के विलयन विद्युत के चालक होते हैं। H+ आयन और जो संबंधित एक ऋणायन बनेगा। तो जैसे HCl ले लेते हैं, HCl ही हमारा, तो इसको जल में जब हम मिलाएँगे तो क्या होगा, H+ और Cl- 2 आयनों में टूट जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो आयन होते हैं विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है? ये विद्युत का चालन करते हैं, तो जिसकी वजह से ये अम्ल क्या होते हैं, इनका जलीय विलयन विद्युत का
चालक होता है, यानी कि विद्युत का चालन करने वाले ये होते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगले पॉइंट की बात की जाए तो अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। जब अम्ल का जल के साथ रिएक्शन कराते हैं या जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा ऊष्मा निकलती है, यानी कि अम्ल और जल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है। ठीक है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत बादलों का बना होता है। ठीक है। ये एक जीके का सवाल बन सकता है यहाँ पर कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल का बना हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे बादलों का बना हुआ है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है। ठीक है, जो पाचन क्रिया में मदद करता है। अब बात करते हैं क्षार की। ठीक है, क्षार के महत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो साबुन और सफाई के सामान के निर्माण में उपयोग होता है। ठीक है। अमोनिया इसको क्षार माना जाता है। लुईस क्षार, लुईस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम था, उस नियम के आधार पर NH3 भी क्या है, एक हमारा क्षारक है। तो इसका उपयोग कहाँ, इस क्षारक का उपयोग कहाँ होता है, तो उर्वरक बनाने में यानी कि खाद बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद क्षारक के विलयन विद्युत के चालक होते हैं। क्षारक के विलयन या जलीय विलयन क्षारक के विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि अपने आयनों में टूट जाते हैं और आयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जैसे कि कोई क्षारक ले लेते हैं, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH, तो जब इसको जल में मिलाएंगे तो Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो ये दोनों आयन क्या करते हैं, इनका काम क्या हो जाता है, विद्युत का चालन करते हैं, जिसकी वजह से जो जितने भी क्षारक होते हैं उनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। और क्षारक की जल के साथ अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी होती है। जिस तरीके से अम्ल और जल को आपस में मिलाएंगे तो जिस पात्र में या जिस बर्तन में मिलाएंगे वो पात्र गर्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रिएक्शन जब होगा तो ऊष्मा निकलेगी। तो जहाँ पर भी ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्षारक और जल की जब अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर भी ऊष्मा निकलेगी, यानी कि अम्ल यानी कि क्षारक और जल की अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी होती है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो भोजन के अपच की स्थिति में, यानी कि भोजन के न पचने की स्थिति में, ठीक है, अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। क्योंकि हम खाना लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो निकलता है, लेकिन जब किसी वजह से भोजन पच नहीं पाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसकी वजह से एसिडिटी पैदा हो जाती है और खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो जिससे पेट में क्या होगा, जलन होती है। इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, क्षारक का उपयोग करते हैं, क्योंकि क्षारक अम्ल से रिएक्शन करके अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। यानी कि अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, जिसकी वजह से अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे क्षारक के तौर पर हम क्या लेते हैं, एसिडिटी को दूर करने के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है MgOH का ट्वाइस। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो मधुमक्खियों का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। जो मधुमक्खियों का डंक होता है वो मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जैसे क्षारक का उपयोग करते हैं, यानी खाने वाले सोडा का उपयोग करते हैं, वहाँ पे रगड़ते हैं तो वहाँ पर मेथनोइक अम्ल का जो असर है वो खत्म हो जाता है। उसी तरीके से बात करते हैं कि नेटल पौधे के डंक वाले बाल से मेथनोइक अम्ल निकलता है। ये तो मालूम है कि एक पौधा है हमारा जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, तो इसमें रोए होते हैं, अगर रोए लग जाएंगे तो उससे मेथनोइक अम्ल निकलता है, जो हमारे शरीर पर लग जाने की वजह से खुजलाहट या जलन अनुभव कराएगा। तो इसलिए डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती को रगड़ते हैं। उसी के आसपास, उस पौधे के आसपास उगने वाला एक अलग पौधा है डाक, जिसकी पत्ती को अगर रगड़ते हैं तो उसका असर खत्म हो जाएगा मेथनोइक अम्ल का, क्योंकि वह क्षारकी होता है। जो डाक का पौधा होता है वह क्षारकी होता है, और जो नेटल का पौधा होता है उसके रोए से मेथनोइक अम्ल निकलता है, जिसके लगने पर डंक जैसा महसूस होता है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डाक पौधे की पत्ती को रगड़ते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट की बात की जाए तो दांतों का pH 5.5 से अधिक होने 5.5 से कम होने पर 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसलिए दांतों की सफाई में दंत मंजन कैसा होता है, क्षारकी होता है, यानी कि क्षारक होता है जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। ठीक है।
ये बात हो गई क्षार के महत्व की। अब बात करते हैं लवण की, लवण के महत्व की। तो सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl एक लवण है। ये हमारी रसोई का सामान्य नमक है, यानी कि हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने वाले, यानी कि खाना बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग खाना पकाने में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, का निर्माण उद्योग में होता है, निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि सीमेंट बनाने में, ठीक है। लवण के भी विलयन विद्युत के चालक होते हैं। जब लवण को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा घुलने के बाद, और आयन क्या होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, जिसकी वजह से ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन जब जल में मिला देंगे तो अपने आयनों में टूट जाने की वजह से विद्युत का चालन करने लगेंगे। तो यहाँ तक की बात हो गई लवण की पूरी, अम्ल, क्षार और लवण की, और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सबको हम लोगों ने देखा। अब एक अभिक्रिया पूछी जाती है अम्ल और क्षार से संबंधित, वो है हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि जब हम अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाएंगे तो वह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। यानी कि अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाएंगे तो जो बनेगा वह न तो अम्ल होगा न तो क्षारक होगा, बल्कि उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाने को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्षारक और अम्ल को आपस में मिलाया तो क्या क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, ठीक है। उदाहरण की बात की जाए तो NaOH क्षार है और अम्ल HCl है। इन दोनों का रिएक्शन हम कराएं तो NaCl लवण बना और जल बना, H2O बना, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कैसी है, तो नोट में ये लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होती है, अर्थात यह गर्मी छोड़ती है। यानी कि जिस पात्र में इन दोनों को मिलाएंगे तो पात्र गर्म हो जाएगा। तो इससे पता चला कि अम्ल और क्षारक को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो जो रिएक्शन होगा वह ऊष्माक्षेपी होगा। उदाहरण की बात की जाए दूसरे उदाहरण की, तो H2SO4 एक हमारा अम्ल है और KOH हमारा एक क्षारक है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, यानी कि K2SO4 एक लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात हो गई। और उसके उदाहरण की, दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए, NaOH और HCl का रिएक्शन, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात हो गई। अब बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, और जो धातु ऑक्साइड होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह ही है कि अम्ल तो है और यहाँ पे धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, क्षारक का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इस को जो जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं इससे समझ सकते हैं इस रिएक्शन के कि वह क्षारक की तरह बिहेव करते हैं, क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड और अम्ल को आपस में हमने मिलाया तो लवण और जल बना। तो जिस तरीके से क्षारक और अम्ल को आपस में मिलाते थे लवण और जल बनता था, उसी तरीके से धातु ऑक्साइड क्षारक की जगह अगर इस्तेमाल करेंगे तो तब भी लवण और जल बनेगा। तो इससे यह समझ में आया कि इस अभिक्रिया से पता चला कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्षारक के साथ अगर कोई क्षारक ले लेते हैं और अधात्विक ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड नहीं अधात्विक ऑक्साइड, अधातु की बात की जाए, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, अधातु। अगर इनके ऑक्साइड का रिएक्शन हम किसी क्षार से कराते हैं तब भी हमारा क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई क्षारक ले लिया हमने CaOH, और अधात्विक ऑक्साइड यानी कि किसी अधातु का ऑक्साइड, कार्बन अधातु है, ठीक है। तो इसका ऑक्साइड हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना। तो ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह है, यानी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया की तरह ही। तो यहाँ पे क्षारक तो CaOH हमने लिया, लेकिन अधातु ऑक्साइड अम्ल की जगह लिया। तो इससे ये पता चला कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। तो इस अभिक्रिया से पता चला कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह होती है। तो इससे पता चला कि धात्विक ऑक्साइड क्षार की प्रकृति के होते हैं, ठीक है, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट है।
तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट ऐसा नहीं उस किताब में छूटा है। उस किताब से कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं छोड़ा गया, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अम्लों के बारे में पढ़ा और उनके गुणों के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्षारों के और उनके गुणों के बारे में और पीएच पैमाना के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिससे हम अम्लीयता और क्षारीयता माप सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी अम्लीय है और कितनी क्षारीय। यानी कि अगर 7 से जितना कम मान है वो उतना अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा 7 से जितना मान अधिक है पीएच मान, वो उतना पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, और यहाँ पर लवण और उनके निर्माण के बारे में हम लोगों ने देखा, और अम्लों, क्षारों और लवणों के महत्वपूर्ण उपयोग हम लोगों ने देखे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इन सबको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।